हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th में एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो भारतीय संस्कृति यानी कि कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो वो किस तरीके से पहुंचती है। जैसे यातायात व संचार के साधन आप देख रहे हैं, ट्रेन, बस, टेलीविजन, ठीक है। वैश्वीकरण के इस युग में परिवहन व तिरोगामी साधनों के परिणाम स्वरूप विश्व के किसी भी स्थान पर कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। यानी कि पहले बहुत लंबा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लेकिन आज इन सब साधनों की मदद से यानी कि बस, एरोप्लेन, इनकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत स्पीड में बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। पहले क्या साधन होते थे? पहले संदेश जो है वो कबूतर द्वारा भेजा जाता था या घोड़े द्वारा बंदे को भेजा जाता था, वो संदेश लेके जाता था। यात्रा बैलगाड़ी से होती थी। लेकिन आज जो ये एक्स्ट्रा हमारे आधुनिक साधन है, तो इनसे क्या हुआ कि कोई भी बातें, समाचार या माल पहुंचाना हो वो आसान हो गया है। तो वही इस पाठ में बताया गया है कि हमारी जो संस्कृति है वो दूसरे देशों में कैसे पहुंची। तो सैटेलाइट चैनलों जैसे संचार माध्यमों से दुनिया के किसी भी भाग में हुई घटना का हम सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हम टीवी पर, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन पर हम ये सब एक पल में ही कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में, किसी भी कोने में दुनिया के जो घटना हुई है हम उसको आराम से घर बैठे भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं अंडरलाइन कर दूंगी, ध्यान रखना, जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से तो मानो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। हम एक बटन दबाकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, यानी कि हम बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज हमें यह सब एकदम सहज और सुगम प्रतीत होता है, यानी कि बहुत ही आसान लगता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब यातायात और संचार के आधुनिक साधन नहीं थे, तब लोग किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, कैसे संपर्क स्थापित करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के प्राचीन काल से ही विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। कब से? प्राचीन काल से ही। उस समय भारत पूरे विश्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत में 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ये ध्यान रखना कि भारत जो है दक्षिण की तरफ से 3 ओर से समुद्र से घिरा है। जो नीचे की साइड है श्रीलंका है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, तो विशाल हिमालय पर्वत कहाँ है? उत्तर में एक ऊंची दीवार के रूप में खड़ा है। और ये बाधाएं भी भारत को शेष विश्व के साथ संपर्क स्थापित करने से नहीं रोक पाई है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे पूर्वजों ने दूर दूर के स्थानों की यात्राएं की और वहां भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है। आज विश्व के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, यहाँ तक कि यूरोप में रोम, यूनान आदि देशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। और शायद यही कारण है कि दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशियाई देशों यानी कि वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जो है ये दक्षिण एशियाई देश है ये। तो इंडीज शब्द का प्रयोग किया जाता है इन सब के लिए। और इंडीज शब्द जो है वो भारत की प्रसिद्ध नदी सिंधु यानी कि इंडस से लिया गया है और इस बात का परिचायक है कि इन देशों पर भारतीय संस्कृति का कितना गहरा प्रभाव रहा है। यह बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीयों ने कभी भी अपनी संस्कृति एवं विचारों को किसी पर भी बलपूर्वक थोपने का प्रयास नहीं किया, यानी कि उसमें कुछ अच्छाइयां थी, इसलिए उन लोगों ने इन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपनाया है। अन्य देशों के लोगों ने भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से अपनाया और आत्मसात किया है, यानी कि उनको अपने जीवन में लागू भी किया है।
इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, यानी कि भारतीय संस्कृति फैली, और तथ्यों और उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसका वहां की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति के प्रसार में व्यापारियों, विदेशी यात्रियों, धर्म प्रचारकों, राजदूतों और विद्वानों की क्या भूमिका रही है, पहले हम इसको जानेंगे। तो व्यापार। भारत में प्राचीन काल में काशी, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र आदि अनेक संपन्न नगर और ये संपन्न नगर थे, और भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, अरिकमेडु आदि विकसित बंदरगाहें थी। 500 ईस्वी पूर्व के लगभग समुद्री व्यापार के बढ़ने के परिणाम स्वरूप इन संपन्न नगरों तथा बंदरगाहों से भारतीय व्यापारी व्यापार के नए नए अवसरों की खोज में दूर दूर देशों की यात्राएं करते थे। ये व्यापारी जो थे, जहां भी गए भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को भी अपने साथ ले गए। उनमें से कुछ व्यापारी तो वापिस आ गए, लेकिन कुछ उन्हीं देशों में बस गए थे। इस प्रकार व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है भारतीय विद्वान। अनेकों भारतीय विद्वानों तथा आचार्यों ने भी अनेकों देशों की यात्राएं की और वहां भारतीय संस्कृति की कीर्ति पताका फहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कीर्ति पताका मतलब भारतीय संस्कृति को बहुत ऊंचाई पर ले गए। वहां के लोगों ने माना कि भारत में जो है, भारतीय संस्कृति में है कुछ विशेष चीज है जो कि उनके जीवन के लिए, उनके रहन सहन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए वो इसकी अच्छाई को मानते थे। 67 ईस्वी में चीन के शासक मिंगती के निमंत्रण पर कश्यप मार्तंग तथा धर्मरक्षित नामक 2 आचार्य जो है वो चीन की यात्रा पर गए थे। एक अन्य भारतीय आचार्य जो थे कुमारजीव, जब चीन गए तो वहां के शासक के अनुरोध पर उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। किसने किया? आचार्य कुमारजीव ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य अतीश यानी कि दीपांकर श्रीज्ञान जब 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए थे तो उन्होंने वहां बौद्ध धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान किया। परिणाम स्वरूप अनेक तिब्बतियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे तिब्बत का शासकीय धर्म घोषित कर दिया गया। आज भी तिब्बत के दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख नेता है। कौन? दलाई लामा। ये हमारी व्यक्तिगत प्राचीन विश्वविद्यालय है। कौन कौन से? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी। वर्तमान में किस राज्य देश? ये हम आगे क्वेश्चन आंसर में करेंगे। अब है शैक्षणिक केंद्र यानी कि शिक्षा का केंद्र। कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती थी? तो प्राचीन काल में थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी आदि अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जो न केवल भारतीय अपितु विदेशी छात्रों और विद्वानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थे। विदेशी विद्वान प्रायः है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने और विभिन्न विषयों का अध्ययन करने आते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का भवन जो है वो 7 मंजिला था। ये विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करके जब अपने देश वापस जाते थे तो भारतीय ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी अपने साथ ले जाते थे। चीनी यात्री हवेनशांग ने अपनी भारत यात्रा के विवरण में भारत के 2 विश्वविद्यालयों कौन से नालंदा और वल्लभी में अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार तिब्बत के एक विद्वान तारानाथ ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है तथा वहां से प्राप्त ज्ञान का तिब्बत में प्रसार किया है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से भारत से बाहर भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ है। अब देखते हैं कि धर्म प्रचारक और राजदूतों ने कैसे संस्कृति का प्रचार किया है। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार में धर्म प्रचारकों और राजदूतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। किसने? राजा अशोक ने। उनके साथ साथ अनेक बौद्ध भिक्षु भी वहां गए थे। ऐसी मान्यता है कि वह बोध गया के बोधि वृक्ष की एक टहनी भी अपने साथ श्रीलंका ले गए थे और उसे वहां रोपित किया। कालांतर में श्रीलंका में बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हो गया कि वहां पर महाविहार और अभयगिरी नामक 2 बौद्ध मठों का निर्माण किया गया। कहां पर? श्रीलंका में। लंबे समय तक श्रीलंका में बौद्ध धर्म वहां का मुख्य धर्म तथा पाली भाषा वहां की साहित्यिक भाषा बनी रही। कौन सी? पाली भाषा। इस प्रकार पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें तब और भी गहरी हो गई जब भारतीय मूल के कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने वहां कौंडिन्य राजवंश की स्थापना की। कहां पर? कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में भारतीय मूल के कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने कौंडिन्य राजवंश की स्थापना की थी। ये छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। अब है विदेशी यात्री। मेगस्थनीज और डायोनीसियस आदि विद्वान मौर्य काल में भारत आए थे। वह चीनी यात्री फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसने अपनी पुस्तक फो कुओकी में भारत की संस्कृति एवं सामाजिक परंपरा का वर्णन किया। हवेनचांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और सी यू की नामक पुस्तक लिखी। इत्सिंग ने भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन किया। अतः समय समय पर काफी विदेशी यात्री यहाँ पर आए और भारत की संस्कृति का विश्व में अपने वृत्तांत यानी कि अपनी बातों के माध्यम से प्रसार किया, अपनी किताबों के माध्यम से। यह है धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में लोकसभा गैलरी में, यानी कि इनकी पिक्चर बनी हुई है। ये किसके बच्चे थे? राजा अशोक के पुत्र और पुत्री थे ये। अब है दक्षिण एशियाई देशों पर, यानी कि ये सब लोग तो वो थे जो जिन्होंने भारत की संस्कृति को दूसरे देशों में फैलाया। अब है कि दक्षिण एशियाई देशों पर इस संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम जानेंगे। अब भाषाई प्रभाव। विभिन्न देशों की भाषाओं पर भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में थाई भाषा में रावण का थोसा काठा के नाम से उल्लेख मिलता है, जो संस्कृत मूल के शब्द 10 कंठ का थाई संस्करण है, जिसका अर्थ होता है 10 कंठ वाला। इसी प्रकार थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का नाम संस्कृत शब्द अतुल्य तेज का ही थाई रूप है। बहुत से इंडोनेशियाई लोगों के नामों का उद्गम जो है यानी कि उत्पत्ति जो है वो संस्कृत ही है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के प्रमुख नेता जो थे सुकर्णो तथा उनकी पुत्री का नाम मेघावती सुकर्णो पुत्री है। विभिन्न स्थानों का नामकरण संस्कृत भाषा में ही किया गया है। कहां कहां? उदाहरण के लिए लंबे समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से पुकारा जाता था। किसको? दक्षिण पूर्वी एशिया को। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम आज भी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो था वो संस्कृत शब्द जयाकृतः से ही निकला है। इसी प्रकार इंडोनेशिया की जावा का नाम जो है संस्कृत के जावा द्वीप से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यव यानी जौ के आकार का द्वीप। वर्तमान में विभिन्न स्थानों के नामकरण में संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए 1962 में इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयपुर रखा गया। इसी प्रकार ऑरेंज पर्वत को जय विजय पर्वत कर दिया गया है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय को क्रमशः युद्ध गृह तथा क्रीड़ा भक्ति जैसे संस्कृत नामों से पुकारा जाता है।
इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय को। रक्षा यानी कि युद्ध गृह और खेल मंत्रालय को क्रीड़ा भक्ति। क्रीड़ा संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है खेल। 1999 ईस्वी में मलेशिया द्वारा अपनी राजकीय सीट का नाम बदलकर पुत्रजय रखा गया है। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर, जो संस्कृत मूल के शब्द चोला नामपुरम यानी चोलों का शहर का ही मलेशियाई संस्करण है। मलेशिया में ही एक पर्वतीय स्थल है जिसका नाम है सुंगेई पट्टनी, जो संस्कृत शब्द श्रृंगपट्टनम से लिया गया है। ये सभी उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अनेक देशों की भाषाएं जो है भारतीय भाषा संस्कृत से प्रभावित रही है। अब देखते हैं धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा। ये तो नाम थे। भारतीय धर्म प्रचारकों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों तथा विदेशी यात्रियों के माध्यम से विश्व के विभिन्न भागों में हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ तथा ये वहां की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। आज भी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि जापान, कोरिया, चीन आदि देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। इन देशों में हिंदू मंदिरों, बौद्ध स्तूपों, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों, जातक कथाओं, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनेक प्रसंगों से जुड़े पात्रों व विभिन्न स्थानों का नामकरण तथा भारतीय जीवन पद्धति, रीति रिवाजों, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रमाण जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में कनाडा में सिख समुदाय के प्रभावी होने से गुरुमुखी भाषा को दूसरी राष्ट्रीय भाषा माना गया है। कहां पर? कनाडा में। अब है मंदिर। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट, ये है विष्णु मंदिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत और पौराणिक आख्यानों के यानी कि पौराणिक जो कथाएं हैं उनके विभिन्न प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है समुद्र मंथन का चित्रण। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। ये है अंकोर वाट मंदिर। कहाँ है? कंबोडिया में विष्णु मंदिर है ये। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अपने राज्य मंदिर के रूप में करवाया गया था। अब है इंडोनेशिया के ही जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। वो कौन सा था? विष्णु मंदिर था विश्व का सबसे बड़ा, और यह है बौद्ध मंदिर। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली 504 मूर्तियों से सुसज्जित यानी कि सजाया गया है। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। इंडोनेशिया के जावा में ही प्रम्बनन मंदिर स्थित है जो हिंदू त्रिमूर्ति यानी कि त्रिमूर्ति में 3 देवता आते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव को समर्पित है। 3 देवताओं के मंदिरों के सामने उनके वाहन जो है, ब्रह्मा का वाहन हंस, विष्णु का गरुड़ और शिव का नंदी, तो उनके वाहनों के मंदिर भी बनाए गए हैं। और इन दोनों के मध्य में दुर्गा और गणेश को समर्पित 2 मंदिर है। और इन 8 मंदिरों के अतिरिक्त 240 छोटे मंदिर भी है। मलेशिया में स्थित बातू गुफाएं जो है वो भारत से बाहर स्थित अत्यंत लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में ही एक मानी जाती है। बातू गुफाएं जो भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय कौन था? भगवान शिव का पुत्र, एक गणेश जी है, दूसरा कार्तिकेय है, तो उसे मुरुगन भी कहते हैं, तो उसको समर्पित है। थाईलैंड में स्थित एरावन मंदिर भारत के राजस्थान में पुष्कर मंदिर के अतिरिक्त भारत के बाहर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कहां पर? थाईलैंड में स्थित
ब्रह्मा जी का भारत में एक ही मंदिर है, पुष्कर मंदिर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। और उसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, एरावन मंदिर है, थाईलैंड में। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये पिक्चर है पशुपतिनाथ मंदिर की। पौराणिक पात्र। विश्व के अनेक देशों में सनातन धर्म ग्रंथों पुराणों से संबंधित विभिन्न पात्रों को विशेष महत्व दिया गया है। वहां के जनमानस के अवचेतन में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप का स्पष्ट प्रमाण है। और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकोर वाट मंदिर की प्रतिकृति अंकित है। यहाँ पे ये दिखाई गई है राष्ट्रीय ध्वज। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम जो है भगवान विष्णु के वाहन के नाम गरुड़ इंडोनेशिया रखा गया है। इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भगवान गणेश जी का चित्र अंकित है। ये पिक्चर्स है गणेश का चित्र। और वहां के राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बैंकॉक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर एक शानदार मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भगवान गणेश की है, क्योंकि यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है, जो राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम की विजय में उनके छोटे भाई लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका से प्रेरित है। भारतीय पौराणिक स्थानों के नाम पर विभिन्न स्थानों का नामकरण। थाईलैंड में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम से मिलते जुलते नाम वाले एक शहर अयुथिया के अवशेष मिले हैं। और ये पिक्चर है दक्षिण पूर्वी एशिया, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारा हमारा पूर्वी एरिया है। इंडोनेशिया के शहर मथुरा का नाम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा अथवा दक्षिण भारत के प्रमुख नगर मदुरई से मिलता जुलता है। अन्य देशों पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव हुआ, अब ये देखते हैं। चीन, जापान, कोरिया एवं अरब देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ और वहां की संस्कृति में हमें इसकी स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। कांचीपुरम के एक विद्वान बोधि धर्म के माध्यम से भारतीय योग और ध्यान की विधि जो है वो चीन पहुंची थी, जो वहां पर चौन के नाम से लोकप्रिय हुई। चौथी शताब्दी में वी राजवंश के प्रथम शासक डाउन ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर चीन का राजकीय धर्म जो है इसे घोषित कर दिया था। परिणाम स्वरूप चीन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। चीन के उत्तर पूर्व स्थित देश कोरिया में भी बौद्ध धर्म चीन के रास्ते पहुंचा और 352 ईस्वी में संदो नामक बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की प्रतिमा तथा उनके सूत्र लेकर जो है वो कोरिया गया। कौन? संदो नामक बौद्ध भिक्षु। 404 ईस्वी में कोरिया के प्योंगयांग शहर में 2 बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। 8वीं 9वीं शताब्दी में चीन के ही रास्ते ध्यान योग की पद्धति जो थी वो कोरिया पहुंची। वहां के राजाओं, रानियों, राजकुमारों, मंत्रियों, यहाँ तक कि योद्धाओं में ने भी एकाग्रता, निडरता और वीरता जैसे गुणों का विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि ध्यान योग की पद्धति को अच्छे से सीखा। कोरिया में बौद्ध ग्रंथों को छापा गया। जापान में भारतीय संस्कृति के सबसे पहले प्रमाण जो है 552 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, जब कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनके सूत्र, पूजा यंत्र भेंट के रूप में भेजे थे। किसने? कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भेजे थे। जल्द ही हजारों की संख्या में जापानी लोग जो है वो बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म को जापान में राजकीय धर्म का दर्जा दे दिया गया। संस्कृत को जापान में पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली और बौद्ध भिक्षु संस्कृत के वर्णों, मंत्रों को लिखने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया उसे शीतन के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत के मूल शब्द सिद्धम का जापानी संस्करण माना जाता है, यानी कि ऐसी लिपि जो सिद्धि प्राप्त करे। हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत
बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव ने अपने मंत्री थोनमी संभोत को 16 विद्वानों के साथ मगध भेजा, जहां उन्होंने भारतीय आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की और तिब्बत में एक नई लिपि का प्रतिपादन किया जो कि भारत की ब्राह्मी लिपि के वर्णों पर आधारित थी। उसने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के आधार पर एक नए व्याकरण की भी रचना की जिसके बाद अनेक संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नालंदा परमबनन मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर, अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, ये ध्यान रखना। अब है अरब देशों के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास जो है वो अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि भारत और अरब देश स्थल और समुद्री दोनों मार्गों से जुड़े हुए थे। खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत अरब देशों में सिंधिन के नाम से जाना जाता था। भारतीय गणित को अरब देशों में हिंदिसा यानी हिंद से लिया गया के नाम से पुकारा जाता था। भारतीय दशमलव प्रणाली और शून्य का सिद्धांत अरब लोगों ने भारतीयों के संपर्क से ही सीखा था। भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित अनेक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। चिकित्सा पद्धति का कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, दर्शन, धर्म एवं भाषा का विभिन्न देशों की संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हजारों वर्ष बीत जाने के उपरांत भी इन देशों में भारतीय संस्कृति की छाप जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। यह न केवल हमारी संस्कृति की उत्कृष्टता का परिचायक है, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का भी जीवंत उदाहरण है। यानी कि भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये वही चीजें रिपीट हुई है माइंड मैप में। प्राचीन काल में विभिन्न माध्यमों से भारतीय संस्कृति का विश्व के अनेक भागों में प्रसार हुआ। अनेक संस्कृत ग्रंथों का विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक देशों में हिंदू और बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शिक्षण संस्थान अपने उच्च शैक्षिक मानदंडों के कारण विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहे। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ अनेक देशों में अत्यंत लोकप्रिय हुए। भारतीय भाषा संस्कृत तथा भारतीय लिपि ब्राह्मी का अनेक देशों में भाषाओं और लिपियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के वाहक बने। अनेक देशों में हिंदू तथा बौद्ध धर्म को प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा पद्धति, योग, ध्यान आदि का विश्व के कोने कोने में प्रसार हुआ। अब देखते हैं कि आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छाटे। निम्नलिखित प्राचीन विश्वविद्यालयों में से कौन सा विश्वविद्यालय आज के समय भारतीय भूभाग में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तक्षशिला। कहाँ है ये? ये आज पाकिस्तान में आता है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 67 यानी कि 67 ईस्वी में चीन के शासक मिंगती के निमंत्रण पर कश्यप, मार्तंग और धर्म रक्षित नामक 2 आचार्य चीन की यात्रा पर गए थे। थर्ड क्वेश्चन है इंडीज शब्द भारत की सिंधु नदी से लिया गया है। नेक्स्ट फोर्थ, महाविहार और अभयगिरी नामक बौद्ध मठ जो थे वो श्रीलंका देश में बनवाए गए। फिफ्थ हमारा निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है? तो ये है अंकोर वाट जो कि विष्णु मंदिर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर अभी बताया था ना, विष्णु देवता को समर्पित है। मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है। राजा अशोक ने अपने पुत्र क्या नाम था? महेंद्र और पुत्री
संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने श्रीलंका भेजा। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय गणित को अरब देशों में हिंदिशा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा मिलान करें। हवेनशांग कौन था भाई? एक चीनी यात्री था। और भृगुकच्छ, ये भृगुकच्छ था विकसित बंदरगाह। दलाई लामा बौद्ध धर्म के प्रमुख नेता थे। और संगेई पटनी मलेशिया में एक पर्वतीय स्थल है। और संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री का नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे राइट रॉन्ग यानी कि सही और गलत बताने हैं। तो इसमें है फर्स्ट 1962 में इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयापुर रखा गया। तो ये बिल्कुल सही है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने श्रीलंका में कौंडिन्य राजवंश की स्थापना की। तो ये गलत है। हाँ, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने कौंडिन्य राजवंश की स्थापना की थी, लेकिन कहाँ? कंबोडिया में, न कि श्रीलंका में। तो ये यहाँ पे जगह बदल जाएगी, कंबोडिया में की थी। जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक देशों में हिंदू तथा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ सही है, कुछ गलत है। इसने कहा कि हिंदू तथा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो हिंदू तो इसमें बिल्कुल सही है। तो जैन मंदिर की जगह आएगा बौद्ध मंदिरों का। ठीक है, बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे। ये बिल्कुल सही है। अब है हमारे लघु प्रश्न। फर्स्ट, ध्यान योग की पद्धति कब और कैसे कोरिया पहुंची? तो चलिए हम इनको अच्छे से कर लेते हैं। विद आंसर ये रहे। ठीक है, ध्यान योग की पद्धति जो थी 8वीं और 9वीं शताब्दी में चीन के रास्ते कोरिया पहुंची। वहां के राजाओं, रानियों, राजकुमारों, मंत्रियों, यहाँ तक कि योद्धाओं ने भी एकाग्रता, निडरता और वीरता जैसे गुणों का विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल ज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसे अरब देशों में किस नाम से जाना जाता है? खगोल ज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। और अरब देशों में इसे सिंधिन के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी ही परिवार है। यानी कि भारत में पूरी पृथ्वी को ही परिवार के समान माना जाता है। बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म कब और किसने घोषित किया था? तो 4वीं शताब्दी में वी राजवंश के प्रथम शासक सम्राट डाउन ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इसे चीन का राजकीय धर्म जो है वो घोषित कर दिया था। किस देश में करेंसी नोटों पर गणेश जी की मूर्ति अंकित है? तो इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर गणेश जी यानी कि भगवान गणेश की मूर्ति जो है वो अंकित है, छपी हुई है। आइए विचार करें। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की विशेषताएं क्या थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के में विदेशी विद्वान जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे और विभिन्न विषयों का अध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का भवन जो था वो 7 मंजिला था। यहाँ 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों, कौन कौन से विशाल भवन थे? रतन सागर, रतन रंजक और रत्नोदधि में बना हुआ था। यानी कि 3 बड़े बड़े भवन थे जहां पर ये पुस्तकालय था, यानी कि बहुत बड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। नेक्स्ट, व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को स्पष्ट करना है। तो व्यापारियों ने भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन काल में काशी, मथुरा, उज्जैन,
पाटलिपुत्र आदि अनेक संपन्न नगर थे, यानी कि बढ़िया नगर थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे। और भृगु, कच्छ, कावेरीपट्टनम आदि विकसित बंदरगाहें थी। भारतीय व्यापारी नगरों और बंदरगाहों से नए नए अवसरों की खोज में विदेशों की यात्राएं करते थे। ये व्यापारी जहां भी गए भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को अपने साथ ले गए। उनमें से कुछ व्यापारी तो उन्हीं देशों में ही बस गए। थर्ड क्वेश्चन है, इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करनी है। किस पर? इंडोनेशिया पर। तो इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली 504 मूर्तियां स्थापित है। इंडोनेशिया के जावा में ही प्रम्बनन मंदिर स्थित है, जो हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव को समर्पित है। और इन तीनों देवताओं के मंदिरों के सामने इनके वाहनों यानी कि हंस, गरुड़ और नंदी के भी मंदिर बनवाए गए हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम भगवान विष्णु के वाहन के नाम पर गरुड़ इंडोनेशिया रखा गया है। और यहाँ के जो करेंसी नोट है उन पर भी भगवान गणेश जी का चित्र अंकित है, बना हुआ है। और राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार पर भी यानी कि जो मेन गेट है उस पर भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इंडोनेशिया के शहर मथुरा का नाम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा अथवा दक्षिण भारत के प्रमुख नगर मदुरई से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है हमारा अंकोर वाट मंदिर के बारे में विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। तो अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रसंगों के सुंदर चित्र बनाए गए हैं, यानी कि उन प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है समुद्र मंथन। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि जापान पर भारतीय संस्कृति का धार्मिक प्रभाव पड़ा। क्या आप इस कथन से सहमत है? किस पर? जापान पर। तो उदाहरण सहित हमें बताना है। तो जापान पर भारतीय संस्कृति का सबसे पहला प्रमाण 552 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, जब कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, उनके सूत्र, पूजा यंत्र भेंट के रूप में भेजे थे। जल्द ही हजारों की संख्या में जापानी लोग बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म को जापान में राजकीय धर्म का दर्जा दे दिया गया। संस्कृत को जापान में पवित्र भाषा जो है उसके रूप में मान्यता मिली। बौद्ध भिक्षु जो थे वो संस्कृत के वर्णों और मंत्रों को लिखने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया उसे शीतन के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत के शब्द सिद्धम का जापानी संस्करण है माना जाता है, यानी ऐसी लिपि जो सिद्धि प्रदान करे।